हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के बारे में पढ़ रहे थे और बेसिकली हमने प्यूरिफिकेशन मेथड तक पढ़ लिया था कि कैसे प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज़ करते समय हम कैसे अपना सैंपल लेते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और जो प्योर प्रोटोप्लास्ट है उसको ऑब्टेन करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन मेथड में हमने ये देखा था कि दो तरह के मेथड होते हैं, एक 1 स्टेप मेथड और एक 2 स्टेप मेथड। ठीक है, अब इसके आगे अगर अपन बढ़ें तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में हम जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है, प्यूरिफिकेशन के बाद जो हमें प्रोटोप्लास्ट मिला उसका फिर से दोबारा हम एक बार प्यूरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें जो डिज़ायर्ड कंटेंट चाहिए, डिज़ायर्ड हमें जो अपना सैंपल चाहिए वो पूरी तरह से प्योर होना चाहिए। तो आइसोलेटेड सैंपल का हम एक बार और प्यूरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन है बेसिकली सेडिमेंटेशन मेथड से करेंगे। सेडिमेंटेशन मेथड बोलने का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करेंगे वहाँ पे तो जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है जो हमें चाहिए वो पैलेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद सुपरनेटेंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे और पैलेट को हम रख लेंगे और उस पर फर्दर हम उसको ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। अब कल्चर और रीजनरेशन की बात अगर हम करें, यहाँ पे हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड रीजनरेशन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे आइसोलेट करते हैं और आइसोलेट करने के बाद हमें एक प्योर प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन हो गया, मिल गया। अब उस प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करना है और प्रोटोप्लास्ट को रीजनरेट करना है और भी प्रोटोप्लास्ट, साथ साथ हमें कैलस बनाना है उस प्रोटोप्लास्ट से। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो बेसिकली हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर ली थी कि ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये हम बोल रहे हैं विदाउट सेल वॉल, जो सेल है उसको बोल रहे हैं। और हमने ये भी पहले डिस्कस किया था कि इस प्रोटोप्लास्ट के पास कैपेबिलिटी होती है सेल वॉल को वापस डेवलप करने की। ठीक है, तो हम जो है इसको मीडिया प्रोवाइड करेंगे, एक न्यूट्रिशन मीडिया प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और न्यूट्रिशन मीडिया पे ये 1 ml सस्पेंशन जो है हम डाल देंगे। सस्पेंशन किसको बोल रहे हैं? हम बेसिकली इस प्रोटोप्लास्ट को सस्पेंशन बोल रहे हैं क्योंकि ये लिक्विड टाइप का भी स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको सस्पेंशन बोल रहे हैं। उस लिक्विड में ही सारे प्रोटोप्लास्ट सेल और सारी सामान जो सेल के ऑर्गेनल्स है वो सब उसी में। तो 1 ml हम क्या कहते हैं वो लिक्विड लेंगे, 1 ml वो सस्पेंशन लेंगे और अपने जो मीडिया है उस पर पोर करेंगे और 25 डिग्री सेल्सियस पे डिम और वाइट लाइट पे हम उसको कल्चर करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए मीडिया बताया, प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का मीडिया बताया जिसमें कई इनऑर्गेनिक कंपाउंड और लगभग 14 तरह के विटामिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स मतलब ग्रोथ फैक्टर्स, उसके अलावा शुगर्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें जो है मीडिया में प्रेजेंट थी। टोटल 14 टाइप्स के विटामिन्स और अलग अलग वैरायटी की चीज़ें जिसमें प्रोटीन कंटेंट भी हो जाए, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी हो जाए, फैट कंटेंट भी हो जाए। तो जो भी कंटेंट ज़रूरी है, जो नेसेसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस न्यूट्रिशन मीडिया में अवेलेबल थी। ठीक है, कल्चर करने के लिए बेसिकली जब हम ये कल्चर कर रहे हैं, यहाँ पे जो कल्चर टर्म आया, तो प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। बेसिकली एक सस्पेंशन मेथड है जिसको हम यहाँ पे ड्रॉपलेट कल्चर भी बोलते हैं। ड्रॉपलेट कल्चर में क्या होता है, हम बेसिकली ड्रॉप्स में हम कल्चर करवाते हैं। ड्रॉप्स में कल्चर करवाने का मतलब होता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा वैक्स लेके उस पर एक ड्रॉप अगर हम डालेंगे अपने सस्पेंशन का और स्लाइड पे और उसको फिर हम उल्टा करके रख देंगे तो वो ड्रॉप वैसे का वैसे ही रहता है क्योंकि उसके आजू बाजू वैक्स है और वो गिरता नहीं है। और वो ड्रॉप कल्चर की तरह से एक छोटा सा ड्रॉप एक इकोसिस्टम का काम करता है। बेसिकली उस ड्रॉप में ही हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उस ड्रॉप में ही जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपका ग्रो होता रहता है। उसके बाद होता है प्लेटिंग मेथड। प्लेटिंग मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे बेसिकली जो सस्पेंडेड लिक्विड मीडियम है प्रोटोप्लास्ट को हम लिक्विड मीडियम में डाल देते हैं और लिक्विड मीडियम में डालने के बाद बेसिकली हम उसको यहाँ पे पेट्री डिश में डाल के 25 डिग्री टेम्परेचर पे सील कर देते हैं। ठीक है, तो
पहला मेथड हो गया आपका सस्पेंशन, दूसरा हो गया प्लेटिंग मेथड। और हैंगिंग ड्रॉप एरे होता है। हैंगिंग ड्रॉप एरे बेसिकली ये भी एक ड्रॉप मेथड ही है, जिसमें ड्रॉप में हम बेसिकली जो प्रोटोप्लास्ट है उसको ग्रो करवाते हैं। उसके आगे अगर अपन बात करें प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न की, ये अपन ने बात की प्रोटोप्लास्ट कल्चर की। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, जो आपका मेन टॉपिक है। अब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न की बात करें तो कितने प्रकार से होता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न एक तो स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न होता है, मतलब अचानक से हुआ हुआ फ्यूज़न। अचानक से हुआ फ्यूज़न का बोलने का मतलब क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट दो डिफरेंट टाइप के सेल्स के प्रोटोप्लास्ट अगर साथ में रखे हैं और थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण या फिर वो जब प्रोटोप्लास्ट साथ में रखकर और वो साथ में आ जाते हैं तो वो एक चांस होता है कि अटैच हो जाए। इस तरह के जो सस्पेंशन या इस तरह का जो फ्यूज़न है उसको हम सस्पेंशन या फिर स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न कहते हैं। उसके बाद आता है इंड्यूस्ड फ्यूज़न, जो हम इंड्यूस करते हैं, जो फ्यूज़न हम खुद से करवाते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड फ्यूज़न में 3 टाइप होती है, मैकेनिकल, केमिकल और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल। ये 3 टाइप के फ्यूज़न होते हैं इंड्यूस्ड फ्यूज़न में। मैकेनिकल फ्यूज़न की अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल फ्यूज़न हम कर पाते हैं जब एक छोटे से बहुत छोटे से एरिया में हम 2 प्रोटोप्लास्ट को ले लें। अब उसको करने का मतलब मान लो कि एक माइक्रोपिपेट है, ठीक है। मैकेनिकल की अगर अपन बात करें तो एक माइक्रोपिपेट है। माइक्रोपिपेट में हमने ने प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूज़ करवाने उन दोनों को ले लिया। तो चूंकि माइक्रोपिपेट का एरिया इतना कम होता है कि उस दोनों एरिया में उन दोनों का मिक्सचर ज़रूर बन जाएगा। वो दोनों जो अलग अलग टाइप के प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो माइक्रोपिपेट का एरिया है माइक्रोटिप का वो बहुत नैरो, बहुत पतला सा होता है। ठीक, तो मैकेनिकल तो इस प्रकार से हो जाएगा। केमिकल की बात करें तो केमिकल में अलग अलग मेथड्स आते हैं। एक होता है NaNO3 ट्रीटमेंट, एक आता है कैल्शियम आयन से ट्रीटमेंट और एक होता है PEG एजेंट, PEG से ट्रीटमेंट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के अलग अलग मेथड है। मैकेनिकल मेथड में अब हमने देख लिया। केमिकल मेथड में NaNO3 से ट्रीटमेंट का मेथड जो है उसमें जब हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेंगे, हमें अपना सेंट्रीफ्यूगेशन के या पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन के बाद जब हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा तब हम उसे टेस्ट ट्यूब में NaNO3 सॉल्यूशन के साथ रखेंगे। NaNO3 सॉल्यूशन में हम क्या क्या डालना है, 5.5% सोडियम नाइट्रेट और 10% सुक्रोज सॉल्यूशन। मतलब 10% सुक्रोज सॉल्यूशन हम बनाएंगे, उसमें 5.5% सोडियम नाइट्रेट हम मिला देंगे। इस सस्पेंशन को हम अगार मीडियम पे प्लेट करेंगे अपने सैंपल के साथ और उसको इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देंगे। और इंक्यूबेशन के बाद जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है वो ग्रो हो सकता है। ये एंजाइमेटिक मेथड का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे ट्रीटमेंट विथ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन को हाई पीएच पे कैल्शियम आयन की मदद से जब हम प्रोटोप्लास्ट को ग्रो कराते हैं तो वो मेथड भी हो सकता है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न की अगर अपन बात करें तो फ्यूज़न में हमने क्या देखा, बेसिकली हम फ्यूज़न में देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड और उसके अलावा बायोलॉजिकल फ्यूज़न होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न होता है और इंड्यूस्ड फ्यूज़न होता है। 2 तरह के ही होते हैं बेसिकली, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस अचानक से होने वाला और इंड्यूस्ड जो हम करवाते हैं। इंड्यूस्ड में हम 4 तरह के देखते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, इंड्यूस्ड में हम 4 पोर्शन देखते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और बायोलॉजिकल। तो मैकेनिकल तो हमने देख लिया, पिपेट में, माइक्रो पिपेट में ले लेंगे। केमिकल में हमने NaNO3 मेथड देखा और NaNO3 के बाद केमिकल की बात करें तो NaNO3 मेथड, उसके अलावा NaNO3 मेथड के अलावा Ca++ मतलब कैल्शियम आयंस मेथड।
कैल्शियम आयन मेथड की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट को एक ट्यूब में रखा जाता है जिसके अंदर 0.05 मोलार CaCl2, ठीक है, 0.0 मोलार CaCl2 0.4 मोलार मैनिटॉल में मिलाया जाता है, ठीक है। 0.05 मोलार CaCl2.2H2O को हम 0.4 मोलार मैनिटॉल में मिलाते हैं। मैनिटॉल मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा मैनिटॉल एक तो सबसे पहले 6 कार्बन का शुगर अल्कोहल है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचर में पाया जाता है, इसलिए मैनिटॉल बेसिकली मैनिटॉल यूज़ करते हैं, ठीक। और उसको 10.5 pH पे 30 मिनट तक हम रखते हैं। उसके बाद प्लेस्ड को जो ट्यूब्स हैं उसको हम वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 50 मिनट तक, और 50 मिनट तक जब हम उसको रखेंगे वहाँ पे वाटर बाथ में, तब तक फ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो CaCl2.2H2O को हम 0.4 मोलार मैनिटॉल में सस्पेंड करके या फिर मिलाएंगे और उसमें अपना जो कल्चर है वो डालेंगे, 50 मिनट तक 37 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, तो जो फ्यूज़न है दो अलग अलग टाइप के प्रोटोप्लास्ट में वो हो जाएगा। थर्ड आता है आपका PEG मेथड, थर्ड आता है PEG मेथड। ये हम बात कर रहे हैं केमिकल की। PEG मेथड में जो है हम देखते हैं कि PEG मेथड में हम क्या करते हैं, PEG बेसिकली स्टैंड्स फॉर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG स्टैंड्स फॉर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। PEG मेथड में क्या करते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट हमारे पास आया बेसिकली उस प्रोटोप्लास्ट को कल्चर मीडियम में शिफ्ट करेंगे। कल्चर मीडियम जो है 1 मिलीलीटर ऑफ 56% सॉल्यूशन ऑफ PEG एडेड, मतलब 1 ml PEG का 55% सॉल्यूशन जो है हम ऐड करेंगे, 56% ऑफ PEG सॉल्यूशन वो ऐड करेंगे, कितना, 1 ml अपने बेसिकली कल्चर मीडिया में, ठीक। तो PEG मेथड में हम 56% PEG का सॉल्यूशन लेते हैं और उसका 1 ml जो है हम डालते हैं अपने कल्चर मीडिया में। जिस ट्यूब में डालेंगे उसको बाद में शेक करेंगे और 5 से 10 सेकंड के बाद प्रोटोप्लास्ट को सेटल होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जो है प्रोटोप्लास्ट अपने आप फ्यूज़ हो जाएंगे और उसको हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। तो ये 3 मेथड है आपके केमिकल मेथड, NaNO3 से ट्रीटमेंट, कैल्शियम आयन से ट्रीटमेंट और PEG से पॉलीइथाइल ग्लाइकोल से ट्रीटमेंट। फिर आता है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है कि बेसिकली हम जो प्रोटोप्लास्ट है उसको छोटे से इलेक्ट्रोड मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, मिलीवोल्ट में इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जो जहाँ पे जिस डिश में हम यहाँ पे बेसिकली जो कल्चर करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, तो उन इलेक्ट्रोड्स पे लाइन अप करते हैं हम अपने प्रोटोप्लास्ट को और प्रोटोप्लास्ट को लाइट में हम थोड़ा सा करंट देते हैं। उस करंट के कारण जो उनके अंदर मूवमेंट आती है उस कारण से जो दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। हम बगल बगल में एकदम प्रोटोप्लास्ट को रखते हैं और जब हल्का सा करंट प्रोवाइड करवाते हैं उस करंट के कारण वो जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो फ्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो यहाँ पे एक वायरस आता है सेंडाई वायरस, ये हेल्पफुल होता है। बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो यहाँ पे एक वायरस आता है सेंडाई वायरस। सेंडाई वायरस जो है वो बेसिकली यहाँ पे हेल्पफुल होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के या प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए क्या करता है, ये बेसिकली फ्यूज़ करता है बायोलॉजिकल मेथड। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सेंडाई वायरस बायोलॉजिकल मेथड में ये एक वायरस है जो कि दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवाने में हेल्प करता है। अब बात आती है कि फ्यूज़न के प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकता है, मतलब प्रोटोप्लास्ट जब फ्यूज़न होता है तो उससे क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें फ्यूज़न प्रोडक्ट्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो फ्यूज़न प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट होता है हाइब्रिड्स, एक प्रोडक्ट होता है हाइब्रिड्स, ठीक है। हाइब्रिड प्रोडक्ट बोलने का मतलब होता है कि जहाँ पे कंप्लीट फ्यूज़न और एक्सचेंज हुआ है, मतलब दो अलग अलग प्रोटोप्लाज्म है तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब एक पर्टिकुलर से अगर दो सेल बने तो उसमें प्रोटोप्लास्ट भी होगा और मतलब कि साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस भी होगा, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड्स।
एक ये है प्रोटोप्लास्ट, एक ये है प्रोटोप्लास्ट, दोनों में ये रहा न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस जो है वो डार्क है पूरा, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, इसका जो न्यूक्लियस है वो लाइट है, इसके न्यूक्लियस एकदम लाइट है। ठीक है, तो हाइब्रिड बोलने का मतलब होता है कि इनसे जो रिजल्ट बनेगा, जो दो अलग अलग बनेंगे, उनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा और वो दोनों के कैरेक्टर्स के साथ आएगा, हाफ हाफ दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। तो ये होता है हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिड प्रोडक्ट कि दोनों का न्यूक्लियस भी है और दोनों का साइटोप्लाज्म भी है। उसके बाद आता है साइब्रिड्स। हाइब्रिड्स के बाद आता है साइब्रिड्स, CY, साई से याद रखना साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब इसमें बोला गया कि साइब्रिड्स वैसे प्रोडक्ट होते हैं कि जब दोनों का साइटोप्लाज्म तो एक्सचेंज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, पर न्यूक्लियस एक्सचेंज नहीं हो पाते। ठीक, और या फिर ऐसा होता है कि किसी एक का न्यूक्लियस जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, मर जाता है, तो सिर्फ दूसरे का न्यूक्लियस बचता है। वैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो साइब्रिड्स बोलते हैं, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है पर जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि एक जो न्यूक्लियस है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है और सिर्फ इसमें साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो पाता है। थर्ड होता है हेट्रोकैरियोन्स। कैरियोन्स का मतलब न्यूक्लियस होता है, आप सबको पता है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है ये भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हेट्रोकैरियोन्स। हेट्रोकैरियोन्स की अगर अपन बात करें तो इसमें यह है कि साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो जाता है पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, जबकि दोनों न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, अब हेट्रोकैरियोन्स जो है उसमें, अब साइटोकैरियोन्स और हेट्रोकैरियोन्स में डिफरेंस देखो। इसमें बोला गया कि साइटोप्लाज्म भी रहेगा पर जो न्यूक्लियस है वो किसी एक का गायब हो जाता है या डेथ हो जाती है किसी एक के न्यूक्लियस की। इसमें बोला गया कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा और न्यूक्लियस अलग अलग रहेंगे। पर हेट्रोकैरियोन्स की एक स्पेशलिटी होती है, हेट्रोकैरियोन्स की एक खासियत होती है कि इनके पास एक समय के बाद जो अलग अलग भी न्यूक्लियस है वो फ्यूज होके हाइब्रिड बना देंगे। ठीक है, तो हेट्रोकैरियोन्स आगे चल के हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फ्यूज़न के कुछ प्रोडक्ट्स, फ्यूज़न के अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स और हेट्रोकैरियोन्स। ये तीन हाइब्रिड हो गए जिसमें एग्जैक्ट प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। साइब्रिड्स में सिर्फ साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होंगे और हो सकता है कि जो न्यूक्लियस है वो डेड हो जाए किसी एक का, और हेट्रोकैरियोन्स में साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो जाएंगे पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेंगे, पर एक समय के बाद वो भी फ्यूज़ होकर वो हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की कि क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या किस प्रकार के या किस फील्ड में इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले जेनेटिकली इनकॉम्पिटेबल स्पीशीज़ जो है वो क्रॉस हो सकती है। मतलब जो स्पीशीज़ नॉर्मली नेचुरली क्रॉस नहीं हो पाती हैं या जो स्पीशीज़ नेचुरली क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाती हैं, उन स्पीशीज़ को भी हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा क्रॉस करवा सकते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट में कुछ स्पेशलिटी चाहते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। दूसरी चीज़, डिजीज़ रेसिस्टेंट प्लांट मिल सकता है। हो सकता है कि इन दोनों में हम किसी प्रकार की एंटीबॉडी डालें, या हो सकता है कि दोनों प्लांट किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंट हो, और उन दोनों को मिलके अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो ऑब्वियसली डिजीज़ रेसिस्टेंट रहेगा। तो डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी बना सकते हैं, इनमें हम डिजीज़ रेसिस्टेंट एंटीबॉडीज़ डाल सकते हैं, उस कारण से हमें ऐसा प्लांट मिलेगा जिसमें किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं होगी। तीसरी अगर अपन बात करें तो फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो इंक्रीज़ या क्या कहते हैं मैनिपुलेट की जा सकती है। हम चाहें तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स की, मतलब जो प्लांट नया ग्रो हो उसकी फोटोसिंथेसिस रेट जो है बहुत ज़्यादा हो, जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस करे। ठीक है, उसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में काम आ सकता है। प्लांट ब्रीडिंग में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। जो हमारी क्रॉप की वैरायटी है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, क्योंकि हम ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जो कि डिजीज़ फ्री हो, जिनकी यील्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, जो कि शॉर्ट टर्म में ग्रो हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल है और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस भी थे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के। आज का ये टॉपिक इतना ओवर हो चुका है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या मेथड्स लगते हैं,
क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।